बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लाइकोलाइसिस पर ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पर बात किया था, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पर बात किया था और इसके अलावा हमारे पास जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइटिक पाथवे पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, सेल्स होता है और ये जो ग्लाइकोलाइटिक का रिएक्शंस होता है या जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है वो हमारे पास सेल्स के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में आता है। सेल में एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है और उस सेल मेम्ब्रेन पर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स लगे होते हैं और उनमें से एक खास किस्म का रिसेप्टर होता है और उस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं जनाब, ग्लट हम कहते हैं। ग्लट मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हम कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के बाहर हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है और ये भी आप जानते हैं कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन लगे होते हैं। तो ये ग्लूकोज सबसे पहले इस ग्लट के साथ बाइंड हो जाता है और फिर इसके थ्रू हमारे साइटोप्लाज्म में आते हैं। अब ग्लूकोज कहाँ पे है जनाब, आपके साइटोप्लाज्म में मौजूद है और इस ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगे होते। मगर डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि ये ग्लूकोज तो अभी हमारे साइटोप्लाज्म में है मगर ये बाहर भी जा सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको टेक करना है, इसको लेबल करना है ताकि ये वापस भाग ना जाए। तो हम इसको कैसे लेबल करेंगे, इसका जो 6 नंबर कार्बन है इस पर हम एक फास्फेट अटैच करेंगे। चलो अटैच करते हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 और 6 नंबर पर मैंने क्या लगाया, फास्फेट लगाया। अब जबकि मैंने इसके साथ एक फास्फेट लगाया 6 नंबर कार्बन पर, तो इसे मैं क्या कहूँगा, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट में कहूँगा। क्या कहूँगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। यानी ग्लूकोज में क्या है, 6 कार्बन है और 6 नंबर कार्बन पर क्या है, फास्फेट है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि ये फास्फेट कहाँ से आया। तो डियर, यहाँ पे क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में एटीपी होता है यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इससे हम एक फास्फेट लेते हैं। जब हम इससे एक फास्फेट लेते हैं तो ये किस चीज़ में, ये खुद एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो फास्फेट है वो ग्लूकोज का जो 6 नंबर कार्बन है उस पर अटैच हो जाता है। अब ये ग्लूकोज इस सेल से वापस नहीं जा सकता। और आपने ये भी याद रखना है, ये जो स्टेप्स होता है ना, ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब जब एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाते हैं तो ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये वाला जो स्टेप है ना, खुद ब खुद नहीं होता, इसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होगी और इसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सो काइनेस हम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सो काइनेस हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, हेक्सोमीन ग्लूकोज, हेक्सोमीन 6 और ग्लूकोज में 6 कार्बन लगे होते हैं। काइनेज मीन याद रखें कि जहाँ पे भी काइनेज का एंजाइम आपको मिलता है तो ये क्या करेगा, फास्फोराइलेशन करेगा। फास्फोराइलेशन मतलब क्या है कि किसी मॉलिक्यूल्स के साथ फास्फेट ऐड करेगा। तो ये इसी स्टेप में किसके साथ फास्फेट ऐड करता है, ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को दूसरा नाम क्या देते हैं हम, हेक्सोज हम देते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सोज हम के। तो ये हेक्सोज का फास्फोराइलेशन करता है यानी हेक्सोज के साथ फास्फेट ऐड करता है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, हेक्सोकाइनेज कहते हैं। अब ये जो हेक्सोकाइनेज होता है ना, ये 4 तरह के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, हेक्सोकाइनेज टाइप 1 कहते हैं, दूसरे को हम टाइप 2 कहते हैं, तीसरे को टाइप 3 कहते हैं और लास्ट वन को हम क्या कहते हैं, टाइप 4 कहते हैं। मगर ये भी याद रखें, ये जो टाइप 4 होता है ना, इसे हम ग्लूकोकाइनेज भी कह सकते हैं, ग्लूकोकाइनेज भी कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसमें फ़र्क क्या है, तो इसके लिए ये जो हेक्सोकाइनेज 1 2 और 3 है, इसके दरमियान फ़र्क क्या है, तो याद रखें कि हमारे पास जो लोकेशन की बेस पर अगर हम बात करें, जो ग्लूकोकाइनेज होता है ना, सिर्फ 2 जगहों पे पाए जाता है। एक हमारे जो लीवर सेल्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो पिनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर टाइप 1 2 और 3 की हम बात करें तो ये आल सेल में पाए जाते हैं, आल सेल्स ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं। दूसरी परख की अगर हम बात करें फंक्शन के लिहाज से, तो हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज टाइप 1 और 2 3 है, तो इसका ग्लूकोज के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है, एफिनिटी ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी यानी ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज टाइप 4 या ग्लूकोकाइनेज टाइप
ग्लूकोकाइनेज की अगर हम बात करें तो इसका जो ग्लूकोज के लिए एफिनिटी होती है वो कम होती है। इसके अलावा तीसरी पॉइंट आपने ये याद रखनी है ना, जो हमारे पास हेक्सोकाइनेज टाइप 4 या ग्लूकोकाइनेज होते हैं ना, ये जब हम खाना खाते हैं आफ्टर मील ये शार्पली इंक्रीज, यानी हमारा जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो ये शार्पली इंक्रीज होते हैं। अगर हम ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज टाइप 1, 2 और 3 की बात करें तो आपने याद रखना है कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज होता है ना, ये हाईली रेगुलेटेड एंजाइम्स होते हैं, हमने इसको रेगुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट का मकदार ज़्यादा है बॉडी में, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट आकर हमारे हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करेगा। अब जब ये इनहिबिट हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर आपके पास ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा और ये पाथवे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो ग्लूकोकाइनेज होता है ना, आपने याद रखना है कि ये हमारे पास जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट होता है इसके साथ इनहिबिट होता है। अब थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्रुक्टोज 6 फास्फेट क्या चीज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, तो इसमें ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होते हैं ना, इससे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की अगर हम बात करें तो इसमें भी कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन होता है और 6 नंबर पर हमारे पास क्या होता है? फास्फेट होता है। मगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे 6 कार्बन एक फास्फेट है तो मैं ग्लूकोज 6 फास्फेट बोल रहा हूँ, और यहाँ पर भी 6 कार्बन और एक फास्फेट है तो मैं यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बोल रहा हूँ। मगर यहाँ पे एक फर्क है डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो ग्लूकोज होते हैं ना और ग्लूकोज का जो 1 नंबर कार्बन होता है इस पर एक खास किस्म का ग्रुप अटैच होता है और इसे हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड हम कहते हैं। और हमारे पास जो फ्रुक्टोज होता है ना, फ्रुक्टोज के सेकंड नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या लगा होता है? कीटो ग्रुप लगा होता है और इसी वजह से जो फ्रुक्टोज होते हैं ना उसे हम कीटोज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कीटोज। और हमारे पास जो ग्लूकोज होता है ना उसे हम एल्डोज भी कह सकते हैं। एल्डोज भी हम कह सकते हैं। अब हमारे पास एक खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? आइसोमरेज एंजाइम्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमरेज। तो ये आइसोमरेज आकर हमारा जो ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर कार्बन है उससे अल्डिहाइड को रिमूव करता है और इसके सेकंड नंबर कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा देता है। जब इसके पास 1 नंबर कार्बन पर अल्डिहाइड होता है तो मैं ग्लूकोज कहता हूं, और जब इस एल्डिहाइड को मैंने हटाया, यानी इस आइसोमरेज एंजाइम ने हटाया और इसके सेकंड नंबर कार्बन पर कीटो लगाया, तो फिर मैं इसे क्या कहूँगा? फ्रुक्टोज मैं कहूँगा। बस डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आइसोमरेज एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है? आइसोमराइजेशन करता है। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है? कि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आता है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने याद रखनी है, जो ये स्टेप होता है ना ये रिवर्सेबल होता है। कैसे होता है? रिवर्सेबल होता है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है? जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है इसके साथ एक और फास्फेट हमने ऐड करनी है और वो कहाँ पे ऐड करनी है? फर्स्ट नंबर कार्बन पर ऐड करनी है। तो चलो ऐड करते हैं फास्फेट। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 नंबर पर पुराना वाला फास्फेट आ गया। अब इस मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहूँगा? इसको मैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कहूँगा। बिस फास्फेट में कहूँगा। अब यहाँ पे देखे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, यहाँ पे क्या था? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, यानी फ्रुक्टोज के 6 नंबर कार्बन पर एक फास्फेट था। अब इसके 1 नंबर कार्बन पर भी फास्फेट लगाए तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो 2 फास्फेट है, मैं डाई फास्फेट क्यों नहीं कहता? याद रखे स्टूडेंट, जब आपके पास 2 फास्फेट के दरमियान कोई और मॉलिक्यूल्स हो तो आप इसे डाई नहीं कह सकते, आप इसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। अगर आपके पास मुसलसल 2 फास्फेट हो, दरमियान में कुछ ना हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? डाई फास्फेट कहेंगे। तो यहाँ पे एक फास्फेट है और यहाँ पर दूसरा फास्फेट है, दरमियान में 6 कार्बन है, तो इसी वजह से मैं डाई नहीं कह सकता, मैं बेस कहूँगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी हम जब 1 नंबर कार्बन पर फास्फेट लगा रहे थे तो यहाँ पे भी एटीपी की ज़रूरत होगी।
एडिनोसिन ट्राई फास्फेट की ज़रूरत होगी और ये जब हम इससे एक फास्फेट छीनते हैं ना तो ये खुद एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो फास्फेट है वो कार्बन नंबर 1 पर लग गया। अब डियर स्टूडेंट, ये जो स्टेप्स होता है ना ये भी इरिवर्सिबल होता है और ये जबकि इरिवर्सिबल है तो ये भी खुद बहुत नहीं होगा, इसके लिए भी एंजाइम्स की ज़रूरत होगी और उसको मैं क्या कहूँगा, फ्रुक्टोकाइनेज 1 में कहूँगा। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको दरमियान में तोड़ना है। चलो तोड़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, फास्फेट है 6 कार्बन और फिर फास्फेट है। तो एक साइड पर एक फास्फेट, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन अलग हो जाएगा। दूसरी साइड पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बन 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 और फास्फेट अलग हो जाएगा। अब जहां पे आपके पास 3 कार्बन, एक फास्फेट और 3 कार्बन है तो इस मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहूँगा, डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन कहूँगा। मगर इस साइड पर आपके पास क्या है, 3 कार्बन और 3rd नंबर पर फास्फेट है तो मैं क्या कहूँगा, 3 फास्फोग्लाइसरेट में कहूँगा, ग्लाइसिर अल्डिहाइड 3 फास्फेट में कहूँगा। अब ये वाला जो स्टेप्स होता है ना, आपने ये भी याद रखना है कि ये रिवर्सेबल होता है। कैसे होता है, रिवर्सेबल। और ये भी खुद बहुत नहीं होता, इसके लिए भी एंजाइम्स की ज़रूरत होगी और इसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एल्डोज एंजाइम्स हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, एक साइड पे डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन है और दूसरे साइड पर हमारे पास क्या है, ग्लाइसिर अल्डिहाइड 3 फास्फेट है। अब थोड़ी देर के लिए ये जो डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन है मैं एनसर्कल करता हूँ, थोड़ी देर बाद हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ग्लाइसिर अल्डिहाइड 3 फास्फेट पर आपने फोकस करना है। अभी ये जो ग्लाइसिर अल्डिहाइड, और ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी स्टेप्स हमने कवर किए तो इसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट पेस हम कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारा एनर्जी इन्वेस्ट होता है। जो पहले स्टेप में हमने एक एटीपी यूज़ किया और फिर हमने तीसरे स्टेप में भी एक एटीपी यूज़ किया, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट पेस हम कहते हैं। इसके बाद जितने भी स्टेप्स आएंगे ना, इसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी जनरेशन पेस हम कहेंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी जनरेट होगा। अब बहरहाल हमारे पास ग्लाइसिर अल्डिहाइड 3 फास्फेट आ गया है। अब ने इस स्टेप में हमने क्या करना है, इसके साथ 2 काम करने हैं। सबसे पहले हम इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करें। जब हम इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं ना तो हम इसको यहाँ पे सेल्स के अंदर खुला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे पास एसिडिटी कास्ट करेगा और पीएच को डाउन करेगा। तो हमने क्या करना है, इसको एक मॉलिक्यूल्स के हवाले करना है और उसे हम क्या कहेंगे, एनएडी हम कहेंगे। जब हम इस हाइड्रोजन को इस एनएडी के हवाले करते हैं ना तो इससे क्या बन जाएगा, NaDH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaDH बन जाएगा। और दूसरा हमने इसके साथ क्या करना है, एक फास्फेट इसमें डालना है, एक फास्फेट हम इसमें डालना है। तो जब हम एक फास्फेट डालेंगे तो इससे पहले कार्बन 1 2 3 और 3 नंबर पर फास्फेट था, अब 1 नंबर कार्बन पर भी फास्फेट आ गया, फास्फेट कार्बन 1 2 3 और 3 नंबर पर क्या है, फास्फेट है। अब इस नए मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहूँगा, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में कहूँगा। अब डियर स्टूडेंट, ये जो स्टेप्स होता है ना ये भी रिवर्सेबल स्टेप होता है और इसके लिए भी एंजाइम्स की ज़रूरत होगी और इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइसिर अल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे देखें डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम्स होता है जब किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन छीनता है, तो इस एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेज हम कहेंगे। और ये डिहाइड्रोजिनेज किस मॉलिक्यूल से एंजाइम्स हाइड्रोजन छीनता है, ग्लाइसिर अल्डिहाइड 3 फास्फेट से छीनता है ना, तो हम क्या कहेंगे, ग्लाइसिर अल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज हम कहेंगे। ये एंजाइम्स क्या करता है, एक तो इससे हाइड्रोजन रिमूव करता है और दूसरा इसमें फास्फेट ऐड करता है, तो ग्लाइसिर अल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अब आ गया है 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट आ गया है, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट आए और इसमें क्या है, फास्फेट है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 3rd कार्बन पर हमारे पास क्या है, अगेन फास्फेट है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो
1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट है, इसके जो 1 नंबर कार्बन पर हमारे पास जो फास्फेट है ना, इसको हमने रिमूव करना है। क्या करना है? इसको हमने रिमूव करना है। जब हम इससे फास्फेट रिमूव करेंगे ना, तो हम इस फास्फेट को किस चीज़ को के हवाले करेंगे? एडीपी के हवाले करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। अब जब हम इससे एक कार्बन छीनते हैं ना, तो क्या बन, एक फास्फेट छीनते हैं तो क्या बन जाएगा? कार्बन 1 2 3 और 3rd नंबर पर फास्फेट है। अब इसे मैं क्या कहूँगा? 3 फास्फोग्लाइसिरेट में कहूँगा। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज होते हैं ना, इस एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे? फास्फोग्लाइसिरेट काइनेस हम कहेंगे। फास्फोग्लाइसिरेट काइनेस हम कहेंगे। क्या कहेंगे? फास्फोग्लाइसिरेट काइनेस हम कहेंगे। अब हमारे पास जो 3rd नंबर नेक्स्ट स्टेप में, और ये जो स्टेप्स होता है ना, ये भी रिवर्सेबल स्टेप होता है। अब यहाँ पे देखिए 3rd नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या है? फास्फेट है। तो हमने क्या करना है? इस फास्फेट को 2nd नंबर कार्बन पर लगाना है। तो हमारे पास कार्बन कार्बन फास्फेट और कार्बन। तो पहले 3 नंबर कार्बन पर फास्फेट था, तो मैं 3 फास्फोग्लाइसिरेट बोल रहा था। अब यहाँ पे 2nd नंबर कार्बन पर है, तो मैं क्या कहूँगा? इसे 2 फास्फोग्लाइसिरेट में कहूँगा। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नहीं बदला, सिर्फ थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा म्यूटेशन आया है कि हमने 3rd नंबर कार्बन से फास्फेट उठाया और 2nd नंबर कार्बन पर हमने लगाया। तो इस स्टेप में जो एंजाइम्स यूज होते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे? म्यूटेज हम कहेंगे। क्या कहेंगे? म्यूटेज। और डियर स्टूडेंट, ये जो स्टेप्स होता है ना, ये भी रिवर्सेबल होता है। कैसे होता है? रिवर्सेबल होता है। अब हमने क्या करना है? हमारे पास जो 2 फास्फोग्लाइसिरेट है ना, इससे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। क्या करना है? वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है। H2O हमने निकालना है। जब हम इससे वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं ना, तो हमारे पास वही के वही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कार्बन कार्बन फास्फेट और कार्बन। मगर जब हमने इससे एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकाले हैं, तो अब इसे मैं क्या कहूँगा? इसे मैं फास्फो इनॉयल पायरोवेट में कहूँगा। क्या कहूँगा? पायरोवेट में कहूँगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक एंजाइम्स यूज होंगे, और इस एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे? एनोलेस हम कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोलेस हम कहेंगे। और ये जो स्टेप होता है ना, ये भी रिवर्सेबल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में और लास्ट स्टेप में हमारे पास जो 2nd नंबर पर फास्फेट अटैच है ना, इसको हम निकालेंगे, और ये हम किस चीज़ के हवाले करेंगे? एडीपी के हवाले करेंगे, तो ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हम इससे ये फास्फेट छीनते, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन रह जाएगा, और इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहूँगा? पायरोवेट में कहूँगा। क्या कहूँगा? पायरोवेट में कहूँगा। और डियर स्टूडेंट, ये जो स्टेप होता है ये इरिवर्सेबल होता है, और इसमें जो एंजाइम्स यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पायरोवेट काइनेस हम कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोवेट काइनेस हम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास एक पायरोवेट आ गया है, और हमने ग्लाइकोलाइसिस का डिफिनीशन कैसे किया था? कि जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को 2 पायरोवेट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस हम कहेंगे। तो आपके साथ तो एक पायरोवेट आ गया, दूसरा पायरोवेट को हमने लेकर आना है। और ये भी याद रखें, यहाँ से यहाँ तक जितने भी स्टेप्स थे, ये कौन सा वाले स्टेप्स थे? कौन सा पेज था? ये था जनाब एनर्जी जनरेशन पेस। क्योंकि इस स्पेस में आपके पास एनर्जी जनरेट होता है। यहाँ पे एटीपी बन गया, यहाँ पे एटीपी बन गया, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया? NADH बन गया। अब यहाँ पे देखें, दूसरा पायरोवेट को हमने लेकर आना है। थोड़ी देर के लिए हम पीछे आते हैं। हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बेस फास्फेट था, हमने उसको 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया। ठीक है, इनमें से एक हमारे पास डाईहाइड्रोक्सीसिस्टेन आया था, और दूसरा क्या आया था? ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट आया था। हमने ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट को आगे रन किया, और हमने क्या छोड़ा था? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन छोड़ा था। चलो अब इस पर बात करते हैं। ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ना, हम ये आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसके लिए एंजाइम्स नहीं होते। तो हमने क्या करना है? हमने इसको कन्वर्ट करना है ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। और ये जो स्टेप्स होता है ना, ये भी रिवर्सेबल होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम हम कहते हैं।
ट्रायोज, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन और इसके साथ क्या है फास्फेट होता है। आइसोमरेज मतलब क्या है कि इसमें के अंदर चेंज लेकर आना। तो हमने क्या करना है, इस फास्फेट को 1 नंबर कार्बन से निकालना है और इसके 3rd नंबर कार्बन पर लगाना है। तो क्या बन जाएगा इससे ट्रायोज, इससे क्या बन जाएगा ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट। फिर ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट पर जब हम ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम डालते हैं तो ये क्या करता है, इससे एक हाइड्रोजन निकलता है और साथ में एक फास्फेट डालता है। तो ये क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बेस फास्फोग्लाइसिरेट में। और फिर क्या होता है हमारे पास 1,3 बेस फास्फोग्लाइसिरेट पर जब हम फास्फोग्लाइसिरेट एंजाइम काइनेज एंजाइम डालते हैं तो ये क्या करता है, इससे एक फास्फेट निकालता है तो ये कन्वर्ट हो जाए 3 फास्फोग्लाइसिरेट में। 3 फास्फोग्लाइसिरेट फिर 2 फास्फोग्लाइसिरेट और 2 फास्फोग्लाइसिरेट फास्फोइनाइल पायरुवेट में, और लास्ट में फास्फोइनाइल पायरुवेट किस चीज़ में, अगेन पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल्स भी पायरुवेट का आता है। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ पर आपने फोकस करना है। हमारे पास पायरुवेट आ गया है। अब हमने क्या बताया था पहले वाले वीडियो में, अगर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है या हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ये दोनों मौजूद है, तो ये पायरुवेट फिर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिटाइल को ए कर्व साइकिल में चला जाएगा। किस चीज़ में, कर्व साइकिल में। और फिर इसे मैं क्या कहूँगा, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कहूँगा। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास या तो ऑक्सीजन एब्सेंट है या हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो फिर ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये था सारा का सारा ग्लाइकोलाइसिस और ये था एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और ये वाला था एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पे एक पॉइंट पे आपने फोकस करना है कि जितने भी प्रोसेस हमने किया यानी जो ग्लाइकोलाइसिस हमने किया इससे हमें क्या मिल गया। तो यहाँ पे इसका जो समरी है 2 अल्फाज में मैं बयान करता हूँ। आपने याद रखना है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना ये आल सेल में आता है, आल सेल्स में आता है। दूसरा, सेल्स के अंदर ये साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। तीसरा, इसमें हमारे पास 4 एटीपी जनरेट होते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एटीपी जनरेट हो गया और दूसरा एटीपी जनरेट हो गया, मगर यहाँ से ये साइकिल 2 बार आ गया तो 2 × 2 इसमें क्या होता है 4 एटीपी जनरेट होते हैं। मगर शुरू में हमने 2 एटीपीज को इन्वेस्ट किए थे तो -2, तो हमारे पास कुल कितने 2 एटीपीज इस साइकिल में बचते हैं। दूसरा, हमारे पास क्या बनते हैं 2 NADH मॉलिक्यूल्स इसमें बनते हैं, क्या 2 NADH मॉलिक्यूल्स इसमें बनते हैं। तीसरी बात आपने याद रखना है कि इसका जो फर्स्ट सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मैं क्या लगूंगा सबस्ट्रेट एस लिखूंगा। इसका जो पहले सबस्ट्रेट होता है ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन का तो वो क्या होता है ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज होता है। और लास्ट में इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एंड पी में यहाँ पे लिखूंगा। तो आपने याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है जनाब वो होता है पायरुवेट होता है। डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल जामेट टॉक को सब्सक्राइब करें और